जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? अच्छा जी। जी मैं साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? सर वो मिक्स मेरे नहीं ठीक है। ठाक हो गया सर। वो आपने भी सीन किए हैं अच्छा। मैं नहीं, असल में सीन जो है ना, मैंने ऊपर मैं था, ऊपर इम्तिहान इन्होंने बुलाया हुआ था। तो ये आपकी क्लास कितने बजे तक मेरी है 2 घंटे 3 घंटे चलनी है। है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ओहो, मेरे साथ को मैंने भेजा ऊपर। अच्छा है। हाँ, 3 लोग हैं ऊपर अभी। हाँ जी। हाँ जी, अलीना राबिया। अच्छा जी, आज का क्या है? ऑल्टर्ड कॉन्शियस। जी। सीन के क्या है आपकी क्या करवाया? वालेकुम सलाम अनीता।
ओके, मैं इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करना है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है। हम्म, है इस वक्त आपके पास गाइडलाइंस? मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, एक मिनट। हाँ, फोर्थ यूनिट में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको, जो है ना, जैसे अल्टर्ड कॉन्शियसनेस इन आईसीयू और मेटाबॉलिक इंसेफलोपैथी, स्टेटस एपिलेप्टिक्स, आईसीयू साइकोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिंड्रोम, एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, सेरेब्रल एडिमा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हाँ, वेंटिलेटर का क्या पढ़ना है बाकी मुझे बता दें आप। सेडेशन मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, मोड्स, इसके सारा कुछ तो पढ़ा दिया आपको। और क्या पढ़ना है वेंटिलेटर का? हाँ, विनिंग क्राइटेरिया आपका थोड़ा सा हो सकता है, विनिंग क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। हाँ, विनिंग क्राइटेरिया हमने वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज की डेट में। बाकी तो आप सारा उसको देख सकते हैं बुक से। हम्म। यस। ये अस्मा शरीफ। अस्मा शरीफ क्या कहना चाह रही हैं? स्लाइड शेयर कर नहीं करते? स्लाइड शेयर नहीं की? अच्छा। ओके, थोड़ा सा एक तो केयर से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज की डेट में। और इसके अलावा हम इसके अलावा आप थोड़ा सा वीनिंग क्राइटेरिया, मैं एसीएन की आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। हाँ, ठीक है। अभी तो आईसीयू की क्लास है ना, तो आईसीयू का पूछें आप। ओके। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी आज की। कितने हमारे साथ अभी 10 स्टूडेंट्स हैं? कापी पेन उठा लें, लिखते जाएं, मैं आपको जो विनिंग क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत इजी है सर, मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी नहीं की। अच्छा जी, कर देते हैं। हम्म। अच्छा, सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर द वीनिंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन। अच्छा, हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी। आपका पेशेंट हीमोडायनेमिकली क्या हो? सबसे पहले स्टेबल हो, मीन ब्लड प्रेशर ठीक हो, हार्ट रेट ठीक हो। ठीक है। मजीद पेशेंट जो है वो किसी वेजो एक्टिव स्पोर्ट पे या प्रेशर्स पे ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते जाएं आपके बेशक। ठीक है। डिस्प्ले नहीं हो रहा, नहीं होना, क्योंकि स्लाइड्स नहीं बनी हुई इसकी। एंड सेचुरेशन शुड बी 90%।
जो ब्लड सेचुरेशन है वो 90% तक आनी चाहिए इन एबीजीज एंड ऑन आल्सो मॉनिटर। और जो फ्रिक्शनल इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो 40% है। सर एक मिनट। ठीक है, 40% पे आप FiO2 40%, बट इट इज गिविंग द सेचुरेशन अबाउट 90%। ठीक है, और पीप लेस देन और इक्वल देन 5 सेंटीमीटर। आप उस पेशेंट को सोच सकते हैं कि इस पेशेंट को वीनिंग की तरफ आना चाहिए। वीन ऑफ का मतलब है कि वेंटिलेटर से हम स्विच ऑफ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सुनते जाएं। चलो मैं लिखता जाऊं इधर, अगर आप कहते हैं तो इजी हो जाएगा आप। हैं? क्या याद करेंगे आप? लिखता जाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी। हीमोडायनेमिकली स्टेबल, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड, इसमें तो नहीं आएगा। नो प्रेशर्स और मिनिमल। ठीक है, नो प्रेशर्स और मिनिमल प्रेशर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये है एक किस्म का रेडीनेस क्राइटेरिया कि आप पेशेंट को वीनिंग मोड की तरफ लेके जाने वाले हो। वॉइस इज क्लियर? ओके। सेकंड वन इज आपके पेशेंट की जो सेचुरेशन है, दिस इज अ रेडीनेस क्राइटेरिया, मीन आप पेशेंट को वीनिंग की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, एंड सेचुरेशन शुड बी 90%। 90% इन एबीजीज और मॉनिटर एट FiO2। FiO2 कितनी हो? कम से कम 40%। समझ आ गई? सेचुरेशन शुड बी 90% इन एबीजीज, बैग्स लिखा गया, एबीजीज आर मॉनिटर एट FiO2 कितनी हो? 40% हो। पीप जो है, जो वेंटिलेटर पे सीट सेटिंग है, पीप शुड बी 5 और लेस। 5 और लेस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ओके। चेस्ट एक्सरे जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, या जिसको कहीं करेक्टेड होना चाहिए। करेक्टेबल फैक्टर्स जो हमें कुछ मिसाल के तौर पे नमूनिया था इनफिल्ट्रेट से, तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। चेस्ट CXR शुड बी, VXR लिखा गया, CXR शुड शोज इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एंड metabolic indicators, for example serum pH and electrolytes should be in normal। ठीक है, metabolic indicators should be normal।
ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि नहीं? एंड कोर बॉडी टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 36 और, हाँ जी वालेकुम सलाम, लेस देन 39। खत्म हो गई? अच्छा क्लास, एक मिनट वेट करें। द कोर टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 36 और 39 से बिलो होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक मिनट। एडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ द पेन, एंजाइटी एंड एजिटेशन, आपका पेशेंट एजिटेटेड ना हो, आपका पेशेंट पेन में ना हो, आपका पेशेंट एंजाइटी में ना हो। नो रेजिडुअल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एंड एबीजीज शुड बी नॉर्मल। एबीजीज शुड बी, ठीक है। ओके, बॉडी टेम्परेचर और ब्लॉकेज वाला रिपीट कर दें। अच्छा, अब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का मतलब ये है कि कोई मसाल के तौर पे हम एटरलेक्स वगैरह दे रहे हैं ना, ये नहीं कि आप ट्रिकियम भी साथ दे रहे हैं और साथ में इन चीज़ों को भी, एटरलेक्स वगैरह या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज मेडिसिन वगैरह कोई दे रहे हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। उसकी हाफ लाइफ जो टाइम है वो आपको पता होना चाहिए कि इतनी देर बाद उसकी जो डोज की अमाउंट है वो ब्लड में इतनी रह जाती है। ठीक है, मीन किसी मेडिकेशंस का, ना सेडेशंस का, और ही ना कोई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज मेडिसिन के रेजिडुअल ब्लड में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका रेडीनेस क्राइटेरिया कि आप अपने पेशेंट को रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आईसीयू में आप जाते हो, आप ये चीजें देखते हो, तो आप एक दफा सोचो दैट दैट कैन बी, अ पेशेंट कैन बी, क्या समझ नहीं आ रहा आसमा शरीफ, मैं इतनी एक्सप्लेन तो आपको कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। अब बात आ रही है? इधर है सिग्नल। अब आवाज क्लियर है अब? सेंट्री बस रिपीट कर दें। हाँ जी, और किसी को आवाज आ रही है या मैडम असमा शरीफ को नहीं आ रही? जी, क्या इसमें आपको समझ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कोई मेडिसिन जा रही है तो वो नहीं जानी चाहिए।
एबीजीज नॉर्मल होनी चाहिए। आपका पेशेंट पेन में, एंजाइटी में या एजिटेशन में वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या मुश्किल है? ओके, नाउ टर्न्स फॉर द टॉलरेंस क्राइटेरिया। व्हाट इज द टॉलरेंस क्राइटेरिया, लिख रहे हैं आप साथ में? दिस इज द टॉलरेंस क्राइटेरिया, आप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, टॉलरेंस क्राइटेरिया में, यस, यस, एग्जैक्टली, इफ द पेशेंट displays any of the following, the weaning trial should be stopped and the patient returned to the rest settings। ठीक है, मिसाल के तौर पे सस्टेन्ड रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 35 ब्रेथ मिनट, आपने पेशेंट की सडेशन बंद की है, ठीक है, या उसकी जो FiO2 कम की है, तो पेशेंट क्या होता है, उसका हार्ट रेट 35 से ज्यादा ज्यादा हो जाता है। देन इट्स मीन ही शुड बी बैक टू सेटिंग्स, he should be back to the settings। सलमा, आपका कमेंट्स आया फिर किधर चला गया? हैं? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम लेस देन और इक्वल टू 5 ml/kg। अब पेशेंट अपने टाइडल्स कम बना रहा है, नॉर्मली 8 to 10 ml/kg होता है ना, मतलब जो, लेकिन पेशेंट्स के टाइडल कम है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है, टाइडल्स वॉल्यूम कम बन रही हैं, ठीक है। सस्टेन्ड मिनट वेंटिलेशन ग्रेटर देन 200 ml/kg/minute। अगर जो मिनट वेंटिलेशन है, हमने मिनट वेंटिलेशन की बात की थी, व्हाट इज अ मिनट वेंटिलेशन, 1 मिनट में जितनी ऑक्सीजन डिलीवर्ड होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मिनट वेंटिलेशन। अगर वो आपकी आ रही है 200 ml/kg ग्रेटर देन, ठीक है, एविडेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी और हीमोडायनेमिक डिस्ट्रेस, पेशेंट आपका हीमोडायनेमिकली जो है ना वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है, लेबर्ड ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट गेट इनटू द एंजाइटी, डायफोरोसिस और बोथ, सस्टेन्ड हार्ट रेट ग्रेटर होना शुरू हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 180 or less than 90 ml per millimeter of mercury। This is the tolerance criteria। You will what? You will reintubate patients. Your patient is not favorable the um, for the extubation। ठीक हो गया? मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख नहीं पा रहे, तो आप जरा बुक नंबर अगर आपके पास है 132 पेज पे आ जाए। ठीक है, बुक्स तो हैं आपके पास, बुक्स आपने पढ़नी नहीं, कोई बात नहीं। मैं जो बता रहा हूँ आपको, टॉलरेंस क्राइटेरिया क्या है जी, आप पेशेंट को अगर मीन वो एक्सटुबेशन टॉलरेट नहीं करता, यू विल री इंटुबेट अगेन पेशेंट, वीनिंग वाला लिखा गया है, ओके। अब एक्सटुबेशन क्राइटेरिया, अब एक्सटुबेशन क्राइटेरिया की तरफ आए, पेशेंट शुड बी अलर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल GCS, पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हो। व्हाट इज द एक्सटुबेशन क्राइटेरिया, अगर एग्जाम में आ जाता है, एक्सटुबेशन क्राइटेरिया, एक्सटुबेशन क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका पेशेंट का मेंटल स्टेटस शुड बी अलर्ट, क्या आना चाहिए, पेशेंट शुड बी अलर्ट। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है?
and coughing and the gag reflex should be present, able to protect the airway and clear the secretions. Okay, आधा टाइम तो ये गुजर जाता है जी, आवाज आ रही है नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, ठीक है, आधा टाइम तो इसमें गुजर जाता है, आधा टाइम वैसे टीचर अपना नेट कनेक्ट करने में भी हो जाता है, आधा टाइम आप ले लेते हैं। अली, ओके, हाँ जी, कोई पूछ रहे हैं जी एक्सट्रबेशन क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले बोलें कि पेशेंट शुड बी अलर्ट, कॉफ एंड गैग रिफ्लेक्स शुड बी प्रेजेंट, कि वो अपने एयरवे को इंटैक्ट कर सके, क्लियर कर सके, एबल टू मूव द एयर अराउंड द एंडोट्रेकियल ट्यूब विद अ कफ डिफ्लेटेड एंड एंड ऑफ द ट्यूब ओक्लूडेड। ओके, मतलब खुद से वो अपनी अटैच विद अ मॉनिटर एसपीओ टू 90% गैग, यस दिस इज अ सिंपल थिंग। कॉन्शियस ओरिएंटेड होना चाहिए, अटैच्ड विद अ मॉनिटर एसपी, जो सेचुरेशन है ये शुड बी 90, गैग रिफ्लेक्स, और खुद ब्रेथ कर सकता हो, दिस इज अ सिंपल थिंग। ठीक है, पता चल जाएगा। मैडम आज आप इधर ही हैं? कितने बजे तक? ओए, ये पता नहीं क्या अचानक से चीजें बताते हैं। पेपरों में भी घुसेड़ा हुआ है, मुझे 3 क्लासेस भी दी हुई हैं, घर जाओ ईमेल्स आ रही होती हैं, मैडम ने क्या प्रेजेंटेशन बना के वो उस पे भी, मैं तो बड़ा तंग आया हूँ। मैं उठने वाला हूँ लेट, बंदा 12-1 बजे। ठीक है, शाम से। हम्म, मैंने अभी एक इम्तिहान भी बनाना है बैठ के। सर रेडीनेस क्राइटेरिया के बाद टॉलरेंस क्राइटेरिया, सेलिना, एग्जैक्टली, रेडीनेस के बाद टॉलरेंस एंड देन एक्सट्रीब्यूशन क्राइटेरिया। देखिए ना, एक है, सबसे पहले आपने रेडी करना है। सर यू आर कॉम्पिटेंट, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं टीचर से बात कर रहा था। ओके, एक्सट्रीब्यूशन हो गया जी। अब वीनिंग इंटरवेंशंस, व्हाट यू विल डू while a doctor has planned, physician has planned that these patients should be hooked off from the ventilator or weaned off from ventilator। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीनिंग, जो एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया में, एक्सट्यूबेशन आपको पता है मुश्किल एक प्रोसीजर होता है, उसमें पेशेंट की जो मॉनिटरिंग है बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो पेशेंट दोबारा से इंटुबेट होने के रिस्क जो है ना उसमें ज्यादा होता है। सबसे पहले reduce the ventilator rate, then convert to the pressure support ventilation only। you will, आपने सबसे पहले पेशेंट को पीएसवी, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे लेके आना। देन wean the PSV as tolerated to less than or equal to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पीप उसकी कम करें। अगर पेशेंट टॉलरेट करता है पीएसवी को, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन को, एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, इट्स मीन a patient can tolerate to the pressure support ventilation for 2 hours. He is hemodynamically stable. His respiratory rate is a good. He is not in respiratory distress. Then it's mean he can be a good candidate for extubation. ठीक है? If a patient fail to tolerate the criteria and increase the PSV or add the ventilator rate as needed to achieve the रेस्ट सेटिंग, तो आप फिर क्या आए, उस पिछली सेटिंग्स पे आए आप अपनी। ठीक है, देन आप
2-4 घंटे के बाद फिर कोशिश करें पेशेंट को पीएसवी का एक ट्रायल दें। ठीक है, पीएसवी का एक ट्रायल दें उसको 2-3 घंटे बाद। इफ patient fail the second weaning trial, return to the reset settings, and then we can use the long term ventilation weaning approach. Understand? ये तो बड़े मजे की चीज है। आप लोग मेरी स्लाइडों के पीछे लगे हुए हैं लेकिन आप बुक खोल के नहीं पढ़ते हो। बुक में इतना अच्छा लिख के दिया हुआ है। आवाज कहीं नहीं जा रही है, आवाज यही है। आपके इंटरनेट का कोई इशू है। आवाज आ रही है? जी नहीं, नहीं जी। हम्म। कैसे? ओके, this was all about your uh, winning criteria from the ventilator. I will add these settings to the presentation so that okay। अब कुछ ना चैलेंजेस होते हैं आईसीयू में। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है उसमें न्यूट्रिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्लिनिकल स्टारवेशन होती है कंडीशन। क्लिनिकल स्टारवेशन। This is a clinical starvation. If and what are the effects of clinical starvation? What are the effects of the clinical starvation? Atrophy of the respiratory muscles. बेसिकली आप बाजू का देखें, अगर आपका पेशेंट सही तरह से उसकी मेटाबॉलिकली जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, तो उसकी जो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो एट्रोपी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से उसकी ब्रीदिंग जो एफर्ट है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो ज़्यादा पेशेंट जो है ना मैकेनिकल वेंटिलेशन की एक डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ता जाता है। फर्स्ट, अब उसका न्यूट्रिशन पैटर्न सारा डिस्टर्ब हो गया होता है तो डिक्रीज प्रोटीन रिजल्ट द कैटाबॉलिक स्टेट रिक्वायरिंग द ब्रेक डाउन मसल्स फ्रॉम द कैलोरीज।
जब प्रोटीन का लेवल डिक्रीज होता है तो क्या होता है, कैटाबॉलिक स्टेट, बॉडी की एक कैटाबॉलिक स्टेट है कि वो अपने ही मसल्स जो हैं उसको तोड़ना शुरू कर देती है फॉर द सेक ऑफ कैलोरिक इनटेक। दिस इज अ इफेक्ट ऑफ क्लिनिकल स्टारवेशन। एक पेशेंट जो कि पे है तो उसका न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न सारा डिस्टर्ब है, तो उस पर जो इफेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल स्टारवेशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। अब प्रोटीन आपका पेशेंट कम ले रहा है तो क्या होगा, बॉडी की जो कैटाबॉलिक स्टेट में क्या होगा कि अपने ही सेल्स की वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी फॉर द सेक ऑफ कैलोरिक इनटेक। डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और क्या होगा आप देखें आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं वेंटिलेटर पे उनमें ओडिमा या असाइटीज डेवलप हो जाती है। बुक में कहाँ है, बुक में जी 131 पेज पे आए, छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ द क्लिनिकल स्टारवेशन, यस मैल नरिशमेंट। इजी टू अंडरस्टैंड या मुश्किल लग रहा है आपको? सुनना मुश्किल हो सकता है, समझना मेरे ख्याल आसान है। ठीक है। डिक्रीज surfactant production, decrease replication of the respiratory epithelium, and impaired cellular oxygenation। सेलुलर ऑक्सीजनेशन जो है वो impaired हो जाती है, एंड सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ clinical starvation while your patient is on mechanical ventilation। समझ आ गई कि जरूरत है दोबारा? शुक्र है। हाँ, मैं बुक से ही आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ जो कि बहुत इजी हैं। बुक से पढ़ेंगे तो कामयाब जल्दी हो जाएंगे, नोट से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस सर बताया करें फिर साथ साथ। मैं मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ, जब से आया हूँ मैं आपको बता ही रहा हूँ। जैसिका, ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी कोलैबोरेटिव केयर की फॉर द पेशेंट और मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये भी बुक में दिया हुआ है, जरा 128 पेज पे आए आप। सबसे पहले जी आप ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन पे आए आप। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन के हवाले से आपकी क्या जिम्मेदारी है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ब्रेथ साउंड्स को हर 2 से 4 घंटे बाद या जब जब ज़रूरत हो आप उसको आस्कल्टेट करें, वेंटिलेटर को बार बार देखें, पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न देखें, सेचुरेशन देखें। ठीक है। आप देखें, आप जब आस्कल्टेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इफ अ पेशेंट इज अ कफिंग then it's mean you need for the suction। if the ventilator is buzzing, buzzer कर रहा है आपका वेंटिलेटर, इट्स मीन देयर इज अ समथिंग ब्लॉकेज, तो आप उसको क्लियर करें। हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर द आफ्टर ईच सक्शन प्रोसेस, ये हमने बात की थी। हाउ डू यू विल यू डू सक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हाइपर ऑक्सीजनेट टू योर पेशेंट। ओके। एयरवे प्रेशर्स को आप चेक करते रहें।
इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक्स अगर पेशेंट्स को एडवाइस हैं वो टाइमली दें आप। चेस्ट फिजियो इफ इंडिकेटेड देन यू हैव टू डू चेस्ट फिजियो कम से कम दिन में एक दफ़ा तो होनी चाहिए। आपने पेशेंट को हर 2 घंटे बाद उसकी करवट पोस्चर चेंज करना है। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? रबिया 128। सर कहाँ चले गए? मैं यही हूँ जनाब, मैंने कहाँ जाना है। मैं यही हूँ, नेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, बातें समझ आ रही हैं? 128 पेज पे अगर आप आ जाएं तो ये साथ साथ में कि अपने पेशेंट को गेट पेशेंट आउट ऑफ द बेड टू द चेयर और स्टैंडिंग पोजीशन व्हेन स्टेबल। ये नहीं है कि पेशेंट आपने उसी वक्त वेंटिलेटर से वीन ऑफ किया उसे खड़ा कर देना है, सर फड़वा के रख देना है पेशेंट के, ऐसा नहीं कि जब तक वो स्टेबल ना हो। मॉनिटर द पल्स ऑक्सीमीटर एंड एंड टाइडल CO2। एंड टाइडल CO2 पेशेंट को देखें जी। टाइडल्स में जो एंड पेशेंट की एक्सपायरेशन होती है उस पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। ठीक है। मॉनिटर द एबीजीज बार बार देखें, उसको इंटरप्रेट करना सीखें। ऑब्वियसली आई विल लर्न यू हाउ टू इंटरप्रेट द एबीजीज। मेरा कल का प्लान है कि शायद हम कोड स्टेटस और एबीजीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है। एंड सर्कुलेशन परफ्यूजन से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये तो थी ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेशन से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर्कुलेशन या परफ्यूजन से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जी? आपने हमेशा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, कार्डियक आउटपुट को देखना है, सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर रखना है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रिमेन द स्टेबल एंड मैकेनिकल विद द मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये आपने क्या करना है? मॉनिटर करना है। असेस द हीमोडायनेमिक इफेक्ट ऑन द इनिशिएटिंग द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब एक चीज होती है, जब आप पेशेंट की वेंटिलेटर की सेटिंग्स थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पीप आपने बढ़ाई, तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा? ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। आपने इन चीजों को मॉनिटर करना है। कार्डियक आउटपुट में हम क्या देखते हैं? ओके, आपने देखना नहीं है, आपने उसको मॉनिटर करना है। ठीक है। कार्डियक आउटपुट आप देखें कि पेशेंट की सफिशिएंट है या नहीं है। जो परफ्यूजन्स है, ठीक है, टू द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द ब्रेन एंड द वाइटल ऑर्गन, इट शुड बी नॉर्मल। वो नॉर्मल किस तरह होगी? जब आपका जो हार्ट रेट स्टेबल होगा और आपका पेशेंट का ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल लिमिट्स में होगा, इट्स मीन योर कार्डिक आउटपुट एंड योर सप्लाई टू द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन इज नॉर्मल। उसमें ये चीजें मॉनिटर करनी है। अगर आपके पेशेंट का हार्ट रेट 40 है और बीपी 80/40 है, तो आप क्या समझते हो कि कार्डियक आउटपुट काफी है? हाँ हाँ, मैं कार्डियक आउटपुट का ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब फार्मूलाज लगा के तो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको कार्डियक परफ्यूजन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है अभी। जब कार्डियक
सिस्टम में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कार्डियक आउटपुट का फार्मूला भी बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। नो सर क्या? जी क्या हुआ जी? नो सर नमूना। ओके। मैडम अस्मा शरीफ, कार्डियक आउटपुट बेसिकली, आप कार्डियक आउटपुट डिस्कस करना चाहें तो कार्डियक आउटपुट बेसिकली इज द सम अप ऑफ योर हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। मिसाल के तौर पे आपके पेशेंट का हार्ट रेट जो 60 है एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो है जी, स्ट्रोक वॉल्यूम इसको बोलते हैं कि विच इज अ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड विच इज पंप्ड बाय द वेंट्रिकल पर बीट। ठीक है, उसको आप मॉनिटर जब कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज योर कार्डिक आउटपुट। ठीक हो गया? आवाज आ रही है? नो सर? ओके। यू विल चेक द assess the effects of the ventilator settings changes on the inspiratory pressure, tidal volume, PEEP and FiO2, hemodynamics and oxygenation parameters. Administer the electrolyte replacement IV or the as physician order. कुछ नहीं सर जी, बाय मिस्टेक लिखा गया। ओके, हम तो ऑब्वियसली कॉन्शियस हो जाते हैं ना। क्या है? नो सर, यस सर। अस्मा लतीफ, व्हाट ये? कोशिश करें कि एब्जॉर्ब ज्यादा करें और टेक्स्ट कम करें। ठीक है, जो बताया जा रहा है ना उसको एब्जॉर्ब ज्यादा करें। ओके। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यू विल, आपने इनटेक और आउटपुट को हमेशा मॉनिटर करना है। द बेस्ट आईसीयू की जो एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं, सलमा है अभी? जो एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं आईसीयू में, तो वो हमेशा मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट का इनटेक शुड बी इक्वल टू आउटपुट। इनटेक और आउटपुट अगर इक्वल है देन इट्स मीन इट्स ओके। अगर इनटेक ज्यादा है आउटपुट कम है, इट्स मीन फ्लूइड इज रिटेनिंग टू इनसाइड द बॉडी, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। अगर इनटेक कम है आउटपुट ज्यादा आ रहा है देन इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक के पेशेंट जो है ना वो शॉक में ना चला जाए या इस तरह से उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट कम ना हो जाए। बोथ ऑफ द थिंग्स आर प्रॉब्लमेटिक। सो हम जो है ना वो हमेशा मॉनिटर द हाइड्रेशन स्टेटस always in relation to the clinical examination, and you will also auscultate the chest as well, and you will the amount of the viscosity of the lungs as well। और आपने पेशेंट का वेट भी चेक करना है। मुझे याद है कि मैं पेशेंट का वेट चेक करता था वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स का, क्योंकि बेड जो होते हैं उस पे वेट होता है। पेशेंट को उठा के 0-0 करके डेली बेसिस पे हम पेशेंट का वेट करते थे। इनटेक एंड आउटपुट टोटल्स हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी आप मॉनिटर करते हो, एंड द सीरम ऑस्मोलैरिटी टू एवेलुएट द फ्लूइड बैलेंस, एंड administer the electrolyte replacement, for example as per order by the physician। you will asthma वो कैसे, क्या मतलब कैसे भाई? पेशेंट 4 बंदे बुलाता था मैं।
हम वेंटिलेटेड पेशेंट का कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, करता था मैं वेट चेक भाई, क्या हो गया आपको? जो बेड होते हैं ना, आईसीयू में जो बेड होते हैं उन पे वेट आ रहा होता है पेशेंट का। हमने सबसे पहले ड्रॉ शीट से पेशेंट को उठाना है, मतलब 4 बंदे लेता था। तो मैं तो ये चीजें करके आया हूँ। सलमा ऐसे ही है, सलमा चली गई है मेरी। पेशेंट को ड्रॉ शीट से उठाया, बेड को 0 0 किया, और फिर वो क्या पेशेंट रख दिया। ये पेशेंट का वेट होता है, तो मैं डेली हर मरीज का वेट करवाता था। बहुत आसान होता है करने को, चीजें आए तो बहुत आसान है। ओके, कितनी चीजें हो गई? बेड का वेट, बेड का वेट 0 हो जाता है ना? हाँ जी हाँ जी, वो बेड का वेट 0 हो जाएगा, देन आप जो पेशेंट रखेंगे उसका फिर वेट आएगा। सर हमने नेशनल का आईसीयू किया, वहां नहीं था होता। अच्छा, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं ना, हर आईसीयू के डिफरेंट प्रोटोकॉल हो सकते हैं। वेल, हम जो वो थोड़ा करते थे, कोशिश करते कि आइडियली प्रैक्टिसेस थोड़ी सी अच्छा। कितनी चीजें हो गई जी? ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन हो गई, सर्कुलेशन परफ्यूजन हो गई, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट पे हो गई। मोबिलिटी पे बात आ जाए जी थोड़ी सी। मोबिलिटी पे मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। मोबिलिटी पे पेशेंट्स की, पेशेंट मेंटेन एंड रीगेन्स द बेसलाइन फंक्शन स्टेटस रिलेटेड टू द मोबिलिटी एंड द सेल्फ केयर। आप ये देखें कि अगर एक, हमारे जो जॉइंट्स हैं, अगर वो मूव ना करें तो इनमें कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पेशेंट को PROM, पैसिव रेंज ऑफ मोशंस, लाजमी करवानी होती है। जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इज मेंटेन, कोलैबोरेटिव विद द फिजिशियन, occupational therapy staff to encourage the patient effort participation to the increase the mobility। मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम करवाते हैं। और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी टू sitting up in a chair, standing at the bedside, and ambulating with the assist. So assist the patient with the active or the passive range of motion exercises करवाएं of all the extremities at least every shift। हर शिफ्ट में पॉसिबल है इस तरह हर शिफ्ट में करवाना। Keep the extremities in physiologically neutral position using the pillow or the appropriate splint sport devices as indicated। तो मोबिलिटी की तरफ, तो कहने का मतलब ये है कि मोबिलिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें इग्नोर नहीं करनी होती आईसीयूज में पेशेंट्स के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी, वाह जी वाह, क्या बात डिस्कस। सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। किसकी? स्टाफ की या पेशेंट की? दोनों की। अच्छा जी, एंडोटेकल ट्यूब को हमेशा आपने प्रॉपर पोजीशन पे रखना है, उसको सिक्योर रखना है। उसका जो प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ द एंडोटेकल ट्यूब का जो है वो पे मेंटेन रखना है। वेंटिलेटर अलार्म सिस्टम रिमेन एक्टिवेटेड। ठीक है, ये नहीं कि उसको साइलेंट में रख के आप भी साथ में सो जाएं, स्टाफ भी साथ में सोया हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें साथ में वो भी। स्किन इंटीग्रिटी, स्किन भी पेशेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका इंटैक्ट होना। बिकॉज स्किन एक दफा ब्रेक हो गई तो क्या होगा, वहां से जो इन्फेक्शन है उसको रास्ता मिल जाएगा अंदर जाने का। ठीक है, पेशेंट इज विदाउट एविडेंस ऑफ द स्किन ब्रेक नाउ। आपने हमेशा डॉक्यूमेंट करनी है पेशेंट की स्किन का स्टेटस हर शिफ्ट में। हर 2 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशनिंग को और जो बॉनी प्रोमिनेंसेस हैं उनको देखना है। आपने पेशेंट जब अगर वेंटिलेटर से उतर जाए तो हर घंटे बाद पेशेंट को कहना है कि आप चेयर पे बैठें। रिमूव द सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस फ्रॉम द रिस्ट एंड मॉनिटर द स्किन पर हॉस्पिटल पॉलिसी। न्यूट्रिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देख ले, मैं आपको कितनी चीजें बता रहा हूँ। ये जब मैंने आपका इम्तिहान लेना है ना, तो हर चीज मैंने पूछनी है आपसे। न्यूट्रिशन, nutrition intake meets the calculated metabolic need basal energy expenditure equation। आपकी
न्यूट्रिशन इनटेक क्लाइंट की इतनी होनी चाहिए कि वो जो पूरी उसके कैलोरिक इनटेक को मैच करती हूँ। पेशेंट विल एस्टैब्लिश द रेगुलर बाउल एलिमिनेशन पैटर्न। ठीक है। एंड कंफर्ट पेशेंट पेन कंट्रोल। आपने पेशेंट को आईसीयू में पेशेंट को हमेशा कंफर्ट और पेन फ्री रखना है आपने हमेशा। पेशेंट विल इंडिकेट द exhibit adequate relief of the discomfort pain while on the mechanical ventilator। ठीक है। पेन असेसमेंट करें आप पेशेंट की। आप उसकी पेन की असेसमेंट प्रॉपर करें। एनाल्जेसिया या अप्रोप्रिएट कोई है डोज एसओएस में तो वो साथ में उसको दें। प्रिवेंट द पुलिंग एंड द वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स एंड आप पेशेंट अगर वो बार बार अपनी ट्यूब को खींच रहा है उससे आप उसको कंफर्टेबल रखें पेशेंट को। प्रोवाइड द मेटिकुलस ओरल ओरल केयर। हर 2 घंटे बाद हर 3 घंटे बाद ओरोफेरिंग सक्शनिंग होनी चाहिए पेशेंट की। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द माउथ मॉइस्चराइजर एज नीडेड। टीथ ब्रशिंग स्केड्यूल होना चाहिए पेशेंट। एडमिनिस्टर द सेडेशन एज इंडिकेटेड। पेशेंट को सेडेशन जो है वो एज पर प्रोटोकॉल एज पर इंडिकेटेड। ओके। साइकोसोशल हम किस तरह से पेशेंट को सपोर्ट करते हैं जी। पेशेंट पार्टिसिपेट इन सेल्फ केयर एंड द डिसीजन मेकिंग related to the own activities of daily livings, and patient communicate with the healthcare providers and visitors। Encourage patient to move। uh, अगर पेशेंट जो है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग खुद से मेंटेन कर सकता है तो आप क्या करते हो। encourage the patient to move in the bed and attempts to meet on basic comfort hygiene need independently। Establish a daily schedule for bathing time out of the bed and the treatments and so forth with the patient input। ओके। टीचिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग में आपने पेशेंट को हमेशा अपने साथ इन्वॉल्व रखना है। दैट कैन बी द पेशेंट कॉर्पोरेट विद इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड फॉर द मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिस्चार्ज नीड आर द असेस्ड। आपने हर डिस्चार्ज प्लानिंग में या टीचिंग इसमें सेशन में अपने पेशेंट को हमेशा साथ में रखना है। उसको एक्सप्लेन करते रहें व्हाट इज गोइंग ऑन, what can be the done with you, and what is the purpose of this procedure, this therapy indicated to you। इसके आपको बेनिफिट और इसके आपको नुकसानात क्या होंगे। rational for the use of mechanical ventilation and procedures such as the suctioning, airway care and chest physiotherapy। plan for the progress toward the weaning and extubation and initiate the early social work to screen for the needs, resources and support system। That was all about today related to the collaborative care for the patients on mechanical ventilator। समझ आई कुछ। बहुत मेहरबानी अगर आपको समझ आ गई है तो।
छोड़ें, क्या करनी है आपने ब्रेक? आज हम कंटिन्यूस पढ़ते हैं। जी अलीना, बोलें आप। जी जी, आज क्या हाल है? बस सलाम, कैसी हैं? नहीं मैडम, छुट्टी पे हैं। सर वो ना मैंने आपसे बात की थी, मेरे को ना शादी है 28 से फर्स्ट तक। हम्म। तो मैंने मैडम से कहा था पेपर का, तो मैडम कह रहे थे फिर आप तो स्किप कर 28 लेना से। फर्स्ट तक। हम्म। मतलब दो मेरे छूटते हैं, 28 का और आपने 30 बात की हुई फर्स्ट थी का। मैडम से पहले से? मैडम से पहले फोन पे बात की थी उनसे। तो सर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप हमारे एडवाइजर हैं। मैं एडवाइजर हूँ, विदाउट कार्ड कहेंगे सर आपको नहीं बुला रहे, आप आना चाहिएगा। सर इतनी दूर आपने कब कहाँ आना है? पे? टांगला ही। कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। ठीक ठीक है भैया, ना कि चार कुड़ियां ना ले जाना, कि किसी भी आ जाओ, पेपर स्किप कर दो। है। नहीं सर, कहाँ लड़कियों ने करना, बल्कि स्किप करना ज्यादा मुश्किल है सर, बाद में देना वो ज्यादा आपको मुश्किल करना होता है। पड़ेगा क्लियर। जी सर। ठीक है, अगर बात आपने मैडम ने कर सी है तो सर दो होने, एक मैनेजमेंट का और एक आपके न्यूट्रिशन। पेपर ही अलग बनवाना पड़ेगा। जी। पेपर भी अलग बनवाना पड़ेगा आपसे। ठीक है फिर। जी सर। वेलकम। जी बताएं अलीना। कर देता हूँ भाई सेंड, इतनी क्या है टेंशन। चले आप ऐसा करें ना, अभी एशियन की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर 10 मिनट की ब्रेक और देन वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट जो हमारा मॉडल रहता है अभी, प्राइमरी सेकेंडरी और ये वो चीजें रहती हैं। ठीक है। जी सर। मैंने ये कहा, हम अभी नेक्स्ट क्लास के लिए चल करते हैं ना, एशियन की क्लास जैसे ही इनरोल करते हैं, फिर 10 मिनट की ब्रेक करके नमाज पढ़ के फिर हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास। ठीक है।
जी होना चाहिए। सर एंट्री टेस्ट की कोई डेट आई है यूएचएस की, करवाना है इन्होंने कि नहीं? जी अच्छा, मैं क्या हूँ कार ही लई है, हूँ जरूरी हो गया काम। ठीक है जनाब। सिंपल पता नहीं हो, क्लास में ले रही हो। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਥਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। और सर जी तुसी डिजाइन चेंज करो ते नहीं सारा कुछ चेंज करना पैना यार, वो तो सारा कुछ चेंज वो भाई किसी ने नहीं पता किवें बनाई दी है फिर पुरानी बात है, तुहानू पता ही है। सर वीडियो एक घंटा देने में सारे पता लग जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो।